नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। ईद के मुबारक मौके पे हमारे सभी भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ और चैत्र नवरात्र की भी हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि जो इंटरनल प्रोब है जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में, वो जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का मान-सम्मान बचाने के लिए है? या सुप्रीम कोर्ट अपने आप अपनी अपनी मान को बचा नहीं पा रही है इसलिए इस रिपोर्ट को पब्लिक कर रही है। बहुत सारे केसेस हैं। आपने देखा पिछले 10 सालों में 3 विषयों पर, चाहे वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट का केस हो, फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटरी का केस हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी विचारधारा या किसी रिलीजियस बिलीफ के लिए अपने कमेंट्स देने हो। ये 3 कैटेगरी अगर हम डिसाइड कर लें तो इन 3 कैटेगरीज में फाइनेंशियल जो करप्शन के केसेस हैं, सेक्सुअल मिसकंडक्ट के केसेस हैं जिसमें कुछ जजों के नाम आए हैं और कुछ जजों के नाम जो हैं जो स्वेर कर रहे हैं रिलीजियस बिलीफ में, आरएसएस की विचारधारा में, हिंदुत्व की विचारधारा में, उन पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस निर्मल यादव का जो केस, जिसमें 15 लाख रुपए निर्मल या दूसरी जस्टिस निर्मल यादव लेडी जज के यहाँ पैसे पहुंचा दिए गए थे और उसके बाद तमाम सबूत साक्ष्य होने के बावजूद उस केस को इतना डिले किया गया, उसमें इतने इंक्वायरीज, मतलब जो एक्यूज थे जज, उन्होंने ही उसको केस को इतना डिले किया कि 6-8 साल में वो केस ही खत्म हो गया क्योंकि विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए या विटनेसेस की स्टेटमेंट में जो है वो ऊपर नीचे पाया गया। और सीबीआई कोर्ट में जब ये केस खत्म होते हैं, चाहे वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया केतन देसाई का केस हो, चाहे ये केस हो, सीबीआई कोर्ट में इनकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने के बाद प्रोसिक्यूशन हायर कोर्ट्स में जाती ही नहीं। अगर थोड़े से 2-4 केसेस को छोड़ दीजिए तो सीबीआई कोर्ट्स में ही ये केसेस बंद हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस पे जानने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं गणेश सोवनी साहब, हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है गणेश सोवनी जी आपका। गुड़ी पड़वा के इस पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और दर्शकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरनल प्रोब रिपोर्ट को सार्वजनिक कर जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में, और उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जो जस्टिस उपाध्याय की इंक्वायरी कमीशन थी, उसमें ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर ये वीडियो आउट कर दिया जाता है, क्या जरूरत थी इन चीजों की? इंटरनल रिपोर्ट चल रही है, आपका कमीशन बैठा दिया, 3 जजेस उस कमीशन में हैं, जज संदेवालिया, शील नागू और आपके अनु शिवरमन, कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। 3-3 चीफ जस्टिस की इंक्वायरी कमीशन चल रही है और आप उसके बाद इंटरनल इंक्वायरी को सार्वजनिक कर देते हैं। नोट जलते हुए जो फायर मैन ने जो वीडियो बनाया था उसको सार्वजनिक कर देते हैं। तो लोगों में एक बड़ी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ये इंक्वायरी कर रही है या पब्लिक ट्रायल चल रहा है। गणेश सोमनी जी। ये बात ऐसी है। नमस्कार, सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार और ईद मुबारक। ये जो 14 जून की जो घटना है कि 14 जून को जस्टिस यशवंत वर्मा जी के आउट हाउस में जब आग लगी और उसमें बहुत बड़े पैमाने पे जो नोट रखी हुई थी, उसमें से कुछ जल गई और कुछ बच गई। और ये घटना जो है वो करीब 1 हफ्ता बाहर नहीं आ गई, जब तक अंग्रेजी एक अखबार है, इसने जब 21 तारीख की उसके एडिशन में ये सब जाहिर की, तब तक 8 दिन गुजर चुके थे। और फिर बहुत बड़ा बवाल मच गया और लोगों में इतना मतलब लोग विश्वास नहीं, यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि बात यह है कि हमारे देश में लोग भगवान के बाद किसी को ऊपर अगर भरोसा है तो न्यायाधीश के ऊपर भरोसा है। तो इसीलिए भगवान के बाद अगर हमको कोई बचाने वाला है तो न्यायाधीश है, इतना बहुत बड़ा उनका सम्मान होता है। और अगर ऐसे व्यक्ति के आउट हाउस में या घर में जिसके ऊपर उनका कंट्रोल है, इनके ऊपर अगर करोड़ों रुपए अगर मिलते हैं जले हुए और बगैर जले हुए, तो लोगों को बहुत धक्का लगने वाला। आश्चर्य की तो बात छोड़ो, शॉकिंग है वो। तो इसलिए जो लोगों में जो बहुत एक चीड़ उत्पन्न हो गई थी, बहुत जुडिशरी के बारे में कोई अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही थी और लोग पूछ रहे थे कि अभी तक इसमें एफआईआर क्यों नहीं बन गई। अगर नगर निगम के कोई इंजीनियर के घर में अगर कोई ऐसी नोटें बरामद होती है तो उसके ऊपर एंटी करप्शन की कार्रवाई होती है, उसको अरेस्ट होता है, उसका रिमांड होता है, उसको सर्विस से निकाल दिया जाता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है और अलग किस्म का प्रोसिक्यूशन भी होता है। तो ये न्यायाधीश साहब और सर्वसामान्य आदमी, इसमें फर्क क्यों है? इसकी वजह यह है कि न्यायाधीश को कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग किस्म का एक प्रोटेक्शन उपलब्ध है। अभी आप देख लो कि कोई भी राज्य का जब चीफ जस्टिस जब शपथ लेता है तो उसको गवर्नर शपथ देता है, और अगर नया गवर्नर आता है तो उनको शपथ चीफ जस्टिस देता है।
ऐसी ही चीज राष्ट्रपति के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में रहती है। जब नया राष्ट्रपति आता है तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ देते हैं और वैसे वर्षा, मतलब दोनों एक समान है। और कोई भी राज्य का कोई भी हाई कोर्ट का अगर जज है तो ही इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। इतनी उनकी प्रतिष्ठा है, उनको उनका सम्मान है, उनका प्रोटेक्शन भी है। अभी ये जो लोगों में जो जो बहुत बड़ी गुस्सा आया था, लोगों में चीड़ उत्पन्न हो गई थी, लोगों में बहुत शंकाएं उत्पन्न हो गई थी, मुझे लगता है वो सब ठंडा करने में शायद ये रिलीज होगा जो वीडियो का भी, और जो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी का जो रिपोर्ट है वो भी रिलीज हुआ होगा। लेकिन ये बहुत गलत किस्म का ये कन्वेंशन, मतलब प्रेसिडेंट इसमें बन गया है, वैसा नहीं होने चाहिए था। जो भी बातें आई है उसमें जस्टिस वर्मा साहब जो है उनको भी डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। और अभी 3 जजेस साहब की जो कमेटी बिठाई हुई है, इनके 2-3 दिनों में अहवाल आना चाहिए ऐसा लोग बोल रहे हैं। उसमें जस्टिस वर्मा जी का भी जो भी उनका बचाव है वो भी सुना जाएगा, और उसके पश्चात जो रिपोर्ट जो आ जाएगा तो फिर उसके बाद सीजीआई के पास पूर्ण अधिकार है कि अगर इसमें एफआईआर दाखिल करने का आदेश दे या कोई आगे की जो कार्रवाई है, जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, वो इसकी कोई सिफारिश करे। देखिए, इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए गए हैं तो ये क्या राइट और रॉन्ग का कोई विजडम है कि लोग डिसाइड करेंगे कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों की गई? क्या कोर्ट को ये लग रहा है कि लोगों का भरोसा कोर्ट से उठ चुका है? मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के केसेस, जैसे यशवंत वर्मा का केस है, घर पे नोट मिलते हैं। सेक्सुअल मिसकंडक्ट के केसेस, जिसमें एक जज जो है वो कहते हैं कि बच्चे के स्तन दबाना या उसके पजामे का नाड़ा खोलना जो है, इट डज नॉट अमाउंट टू रेप। आपके केरल के ही एक हाई कोर्ट के जज जो है वो पॉक्सो केस में भी इन्वॉल्व थे। उसके बाद आपके जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय वेस्ट बंगाल, या शेखर यादव का केस ले लीजिए। इसमें आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलाइनमेंट आ जाती है कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, आप बुलडोजर जस्टिस को सही ठहराते हैं। और ये कोई वकील नहीं बोल रहा है, ये कोई पब्लिक नहीं बोल रही, ये देश के संविधान को बचाने वाले, संविधान की शपथ लेने वाले हमारे न्यायाधीश लोग बोल रहे हैं। तो जो ये सेक्सुअल मिसकंडक्ट है, फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, या फाइनेंशियल जो करप्शन के केसेस हैं, और इस तरीके की आइडियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जिसमें शेखर यादव जैसे केस, गंगोपाध्याय जैसे केस, क्योंकि कल को अगर वो न्यायाधीश होने से रिजाइन करते हैं तो उनको पार्टी का टिकट देके इलेक्शन भी लड़वाया जा सकता है। वेस्ट बंगाल में लड़वा देंगे, यूपी में लड़वा देंगे। तो ये जो आपने देखा कि मॉब जस्टिस शुरू हो गया है, भीड़ तंत्र, और इस भीड़ तंत्र का हिस्सा पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो थी 84 के बाद हमने देखा, 91 के बाद हमने देखा कि अब वो भीड़ तंत्र का हिस्सा कोर्ट्स भी बन गई हैं, न्यायालय भी बन गए हैं, पुलिस प्रशासन, पॉलिटिशियंस तो इन हैंड इन ग्लव थे, जुडिशरी पे लोगों को विश्वास था, अब वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इसका वेयर डज द बक स्टॉप? इसके लिए क्या चीजें करनी चाहिए? जिस ढंग से हम जा रहे गए 10-12 सालों में, वो बहुत एक खतरनाक ढंग है वो। और दूसरी बात यह है कि जब 70 साल पहले जब हमारा संविधान बना, 1949 में अपना संविधान बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर जो है, उस समय उनको बिल्कुल ऐसा कोई अंदाजा नहीं था कि 70 साल के बाद हमारे यार ये हमारे देश में ऐसे न्यायाधीश बन जाएंगे कि जो पैसे के लालच में आके निर्णय दे देंगे और कोई गलत काम करेंगे। तो दिस वाज नेवर कंटेम्पलेटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। और इसकी वजह से हमारे ये जो संविधान है उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर जज कोई गलत काम करते वक्त पकड़ा गया तो उसको फौरन, जैसा सामान्य नागरिक को जैसा एफआईआर दर्ज होती है क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक, और अभी बीएनएसएस आ गया, तो ऐसा कोई प्रावधान दुर्भाग्य से नहीं है। और अभी जो भी इंक्वायरी जो चालू है, वो इंक्वायरी खत्म होने के बाद, इसका रिपोर्ट आने के बाद चीफ जस्टिस के सामने जब दिया जाएगा, तो चुनौती उनके पास रहेगी कि इनके इसके बारे में एफआईआर दर्ज हो या उनको सिर्फ इम्पीचमेंट के लिए सौंप दिया जाए। और ये बातें सारी जो अभी लोगों के नज़र में पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, लोगों के मन में बहुत चीड़ उत्पन्न हो गई, बहुत तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। तो उसको सब ठंडा करने के लिए अभी बहुत सारे अभी उपाय मतलब आने लगे, बहुत विचार आने लगे हैं। और इसीलिए एनजेएससी का रिवाइवल करने के बारे में लोग सोच रहे हैं, ऐसा कोई सुझाव भी आ रहा है। अगर एनजीएससी अगर आता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहब है यू ललित, उदय ललित, वो कुल 72 दिनों के लिए चीफ जस्टिस रहे इंडिया के। उनको जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई एनजेएससी के बारे में आपका क्या रवैया है, या कॉलेजियम सिस्टम अच्छी है कि नहीं, उन्होंने इतना बोला कि आज की जो कॉलेजियम सिस्टम है वो लेसर एविल है, एनजेएससी विल बी बिगर एविल। तो इसमें आप समझ सकते हो, क्योंकि इसकी वजह यह है कि एनजीएससी में जो प्रावधान है उसमें लॉ मिनिस्टर रहेंगे चुनने में, जजों की नियुक्ति में, और समाज के 2 अच्छे लोग
तो अच्छे लोगों की कोई व्याख्या नहीं है। इसमें आपका अक्षय कुमार भी बैठ सकता है और कोई बैठ सकता है, या तुम्हारे कंगना रनौत भी बैठ सकती है। तो उनको अगर सौंप दिया है न्यायपालिका में कौन से न्यायाधीश की चुनौती हो और उनका तबादला हो वगैरह, तो बहुत गलत किस्म का काम हो जाएगा और वो जुडिशरी का पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसमें तो जजेस की इम्पीचमेंट ऑफ इज द ओनली ऑप्शन। इन लास्ट 54 इयर्स 55 इयर्स हमने किसी जज को इम्पीच होते नहीं देखा। 2-3 केसेस में जब लोकसभा में इम्पीचमेंट मोशन मूव हुआ तो जज ने या तो रिजाइन कर दिया या वो रिटायर हो गया। तो वर्चुअली स्पीकिंग मतलब एक्चुअली स्पीकिंग कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है देश की 74 साल की हिस्ट्री में। तो इम्पीचमेंट मोशन इज 2/3 मेजोरिटी लोकसभा एंड राज्यसभा। जजेस को भी इस बात का पता है कि इम्पीचमेंट इज नॉट इजी। कोलेजियम के थ्रू 250 परिवारों का वित्त पोषण होता है, ऐसा इल्जाम जो है कई लोगों ने लगाया है। बहुत सारी लॉयर एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं जो सीधे कहते हैं। अब बात यह आ जाती है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी में 3 जज बैठे हैं जो एक जज का फैसला कर रहे हैं। तो क्या बार काउंसिल या बार काउंसिल एसोसिएशंस जो अलग अलग हाई कोर्ट्स की हैं, क्या वो केपेबल नहीं है इन इंक्वायरी ऑफ कमीशन में पार्टिसिपेट करने के? मुझे एक वकील का नाम बता दीजिए जो जज के किसी भेद ना जानता हो या उनकी कंडक्ट को ना समझता हो। वकील तो ज्यादा समझते हैं जजेस को। तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए खाली जजेस की ही कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्यों बनती है? उसमें नामी गिरामी या प्रतिष्ठित वकील जिन पे कोई सुई ना हो या जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो या जो पाक साफ हो, शशि भूषण जैसे लोग, और भी कई वकीलों का नाम आप ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कमीशन ऑफ इंक्वायरीज में क्यों नहीं डाला जाता? आखिर कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जो प्रावधान है उसमें भी जो उनकी नियुक्ति जो है वो सामान्य नागरिक को उसमें नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि उसको लिमिटेड नॉलेज होता है। कानून का प्राविधान है, कानून के जो अलग अलग हिस्से हैं इसके बारे में आखिर जो जज हो, जज न्यायाधीश हो, न्यायाधीश अल्टीमेटली इज द बॉस, इज ए जुडिशियल ऑफिसर हु इज हैविंग फुल नॉलेज। तो ऐसे पढ़े हुए आदमी को जिनको अनुभव है न्यायपालिका का, ऐसा ही आदमी उसमें अपॉइंट होना, उसकी नियुक्ति होना काफी उचित है। अगर सामान्य नागरिक को आप लाओगे फिर उसमें जो सीरियसनेस जो है वो इंक्वायरी का वो खत्म हो सकता है। इसलिए मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल। जी जी जी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हैं जिन कई बार कहा गया है कि सीजीआई के ऊपर बहुत ज्यादा धुरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट को चलाने की होती है। 32 कोर्ट्स हैं, 32 कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रहेगी, 5 जजेस की बेंच रहेगी, 7 जजेस की बेंच रहेगी या 2 जजेस की बेंच रहेगी। ये फैसला सीजीआई का है। कौन सा कोर्ट मास्टर ऑफ रोस्टर है तो कौन से कोर्ट में कौन सा केस लगना है। आपने देखा अरुण मिश्रा के समय, दीपक मिश्रा के समय, यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ के समय भी ये सवाल उठते रहे कि सरकार के पक्ष में फैसले देना या कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स, जैसे मणिपुर का मामला था, आर्टिकल 370 में जो यूटी का स्टेटस दे दिया गया जम्मू कश्मीर को, उसमें स्टेटहुड का मामला था। डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्शन कराने का तो आदेश दे दिया पर बहाली नहीं की स्टेट की। मैंने पहली बार 74 साल में देखा कि कोई स्टेट जो है यूटी बनती है और बाद में उसको स्टेट का दर्जा ना दिया जाए, और असेंबली में भी उसकी आवाज हो रही है पर पार्लियामेंट। तो इस तरीके से जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी स्टेट्स को जो अख्तियार दिए गए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के हों, चाहे वो और डिसीजन मेकिंग के हों, वो सब ले लिए गए। हर चीज की सेंट्रलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की पावर को कर्टेल करने के प्रावधान थे, पर धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें अमेंडमेंट्स ला ला के सीजीआई को मास्टर ऑफ रोस्टर बना दिया गया। वंस फॉर ऑल ही इज सुपीरियर टू एवरीबडी एंड एवरी डिसीजन इज अंडर हिम। अब ये जो इम्पीचमेंट वाली जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाली बात आई जस्टिस यशवंत वर्मा की, उसमें भी सीजीआई की कोर्ट में ही कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ सकती है। तो आपको नहीं लगता कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इवन इन जुडिशरी इज नेसेसरी नाउ? डिसेंट्रलाइजेशन होना उचित होगा, लेकिन ये जैसे गंभीर मामले हैं इसमें अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो भी मैं अभी कुछ समय पहले मैंने बोला कि भाई उसका सीरियसनेस है, इसका जो गंभीर है वो खत्म हो जाएगा। और हाईकोर्ट जस्टिस का मामला है, हाईकोर्ट न्यायाधीश का मामला है, बहुत सीरियस एलिगेशन उसमें है, वो फेस कर रहे हैं। तो ऐसे मामले में ये मतलब इतनी हल्का नहीं लेना चाहिए। और उसका जो प्रावधान है उसके मुताबिक आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को प्लेनरी पावर्स है। प्लेनरी मतलब दे कैन डू एनीथिंग विच इज नीडेड फॉर द जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। दे कैन डू एनी डैम थिंग, दे कैन टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस आल्सो। जो मणिपुर में 5 जजों की जो टीम गई है, दे हैव गॉन ऑन देयर ओन मोशन, ऑन देयर ओन वोल्यूशन। जो दूसरे लोगों को जो जहां पहुंचना चाहिए वो अभी तक नहीं पहुंच पाए, वो काम हमारी जुडिशियरी ने बहुत अच्छा काम किया है। कहने का मकसद ये है कि जो सीजीआई को जो पावर है वो पावर
ऐसे गंभीर मामले में उन्होंने ही उसका इस्तेमाल करना उचित रहेगा। अगर ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि एक हाईकोर्ट का जो चीफ जज, हाईकोर्ट का जो सीजे है, वो अगर उसके ब्रदर जज के बारे में इंक्वायरी करे और उसका बॉस अगर इंक्वायरी करे, उसमें काफी बहुत बड़ा फर्क होगा। अधिकार का भी फर्क है, स्टेटस का भी फर्क है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज इंक्वायरी के बारे में करो, ये पक्ष में मैं नहीं हूँ। जी। आपने भी मणिपुर की बात की। मणिपुर में आज आफ्सपा लग गया है, आर्म्स हाँ एक्ट लग गया है। क्या क्या इसके खिलाफ अगर लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि गृह मंत्रालय का मामला है, गृह मंत्रालय डिसाइड करें? क्योंकि 3.5 साल से तो अनअबेटेड वायलेंस चल रही है 2022 से। मणिपुर का मामला सुप्रीम कोर्ट में ठंडे बस्ते में पड़ा है, और पहले गवर्नर रूल लगा, अब आफ्सपा लग गया। आप ही के गृह मंत्रालय के सचिव जो हैं वहां के गवर्नर हैं, उनसे तो ये मामला निपट नहीं रहा है। तो क्या इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, अगर अफसा अगर लग गया है तो वो लगाने के लिए कौन सी मुसीबत आ गई गए 2-2.5 साल में जब नहीं था, और उसके पश्चात जो 2-2.5 साल में जो कुछ या हो चुका है, तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर ये सिचुएशन अगर काबू में लानी है, तो इसके लिए अफसा दोबारा लाने के अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। अगर ऐसा अगर गवर्नमेंट बताती है, तो ये आपका जो रिकॉलिंग जो है वो सस्टेन हो सकता है। They will have to justify what necessitated us to reintroduce the AFSA again, when it was not there in existence for last 2.5 years. देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर ने ये कहा था कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, वी आर इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, एंड उसके बाद आफ्सा इन्वोक करने का मतलब है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि असम राइफल से बहुत सारे वेपन्स जो हैं, चाहे वो कुकी चुरा लिए समुदाय गए। के हों, जो समुदाय के हों, या चुरा लिए गए, या वहां पे आप मैनिंग भी जो है बॉर्डर्स की, वो वहां के सिविलियंस कर रहे हैं, वहां की लेडीज कर रही हैं, क्योंकि वहां पे आर्मी के लोग या सीआरपीएफ के, असम राइफल के लोग भी अब घुसना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनके ऊपर पब्लिक बैकलैश है। तो एक तरह से पब्लिक बैकलैश में जब आर्मी भी फेल हो जाए, पुलिस प्रशासन को छोड़ दीजिए, और एक सीएम 4 साल बैठा रहा, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपने उसको कह दिया रिजाइन कर दो। ऐसे आदमी को तो अरेस्ट कर लेना चाहिए था आपको। 3 साल से हिंसा क्यों चल रही है वहां? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब लोग तो तभी सड़क पे निकलेंगे ना, जब उनको न्याय की गुहार लगाएंगे और न्याय नहीं मिलेगा। आपने देखा किस तरीके से वहां की महिलाओं को नंगा घुमाकर किस तरीके से प्रदर्शन किया गया, कितनी लड़कियों का रेप किया गया, कितने परिवारों को खत्म कर दिया गया। तो ये चीजें जो है देश के लिए अच्छी तो नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट बजाय उसमें एक इंटरवेंशन करने के, या एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के जिसपे लोग आके बिलीव करें कि हाँ भाई मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार के ऊपर दबाव है, कुछ करना पड़ेगा। सरकार तो बिना दबाव के काम कर रही है। पहलवान वाले आंदोलन में आपने देखा कि पहलवान चिल्लाते रहे हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने रिजाइन किया, बाद में उसका बेटा इलेक्शन लड़ता है, वो फिर डब्ल्यू अपना रेसलिंग फेडरेशन के प्रॉक्सी उसका लड़का आदमी बिठा देता है अपना, संजय कुमार, और उसको पीछे से चला रहा है। तो ये पावरफुल लोगों को कंट्रोल करना, या गृह मंत्रालय के कामकाज पे टिप्पणी करना, या उस पर कोई सख्त ऑर्डर देना, तो कोर्ट्स निष्क्रिय क्यों हो गई हैं? पट्टी तो खुल गई है न्यायालय की, अब तो आप क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? बात यह है कि दरअसल इसके बारे में कोई ठोस सबूत हो और ठोस कोई अगर शिकायत कर ले, तो इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी कर लेगी। जो जिसपे जरूरत है उसमें जरूरत की, क्योंकि जिसकी वजह से ये 5 सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है, गवई जज साहब के नेतृत्व में चले गए कुछ 10 दिन पहले, और उन्होंने पूरा जानकारी हासिल किया, ब्यौरा लिया है, और उस आधार पर संभवतः वो गवर्नमेंट को कुछ सूचनाएं भी दे सकती है कि इस किस्म के जो हालात जो उन्होंने देखे हैं उसके ऊपर अगर कुछ सोल्यूशन ढूंढना है, तो इस किस्म का आप प्रावधान करो, और वो हिसाब से कुछ सिचुएशन में बदलाव भी आ सकता है, लेकिन इट विल टेक अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। कपिल सिब्बल साहब का एक बयान आया है, मैं आपको बयान बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि क्वाइट फ्रैंकली दिस शुड बी डिसाइडेड इन द कंसल्टेशन विद द बार। जो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है, वो ये भी कहते हैं कि हम जानते हैं, वी नो एज मच अबाउट जजेस दैट दे नो। बड़ी क्लियरली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो ये भी कहते हैं, देयर शुड बी अ ब्रॉड बेस्ड कमेटी व्हिच डिस्कसेस दिस इशू and then have a mechanism to deal with the issue. If you put out these things in public domain, the institutions have already lost. तो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट इंटरवेंशन मांग रहे हैं। बार काउंसिल को, एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के समझदार लोग हैं, जो वकील हैं, जो केसेस लड़ते हैं, क्या उन बार के लोगों को इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी में शामिल होने में क्या उसकी गरिमा गिर जाएगी, या लोगों का भरोसा वो उठ जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत, यू विल बी क्रिएटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट, और उसमें लॉबिंग तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो जज साहब अभी कटघरे में है, अगर उनकी कोई आइडियोलॉजी है, तो उनके आइडियोलॉजी के विचार करने वाले जो वकील साहब है उनके समर्थन में आ जाएंगे,
और जो इनके अपोजिट आइडियोलॉजी है वो उनके पक्ष में नहीं रहेंगे, उनके खिलाफ रहेंगे और उनको निकालने के लिए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे, तो दैट विल बी क्रिएटिंग अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट। उसमें ये जो जजों का जो मामला है, भले करप्शन का हो या मोरल टर्पिट्यूड का मामला हो, इट शुड बी स्ट्रिक्टली कन्फाइंड विद इन द जुडिशियरी। उसमें वकीलों को शामिल अगर आप करोगे तो बहुत लॉबिंग हो जाएगा और वकील में ही बाद में मारामारी हो जाएगी ड्यू टू दिस लॉबिंग। वो गलत किस्म का ये मतलब कन्वेंशन होगा, उसके बिल्कुल मैं सपोर्ट उन्होंने में। ये भी कहा कि किसी भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया को इस मामले पे कमेंट नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने कहा पब्लिकली। और उन्होंने ये भी कहा कि बार शुड टेक अ पोजीशन दैट वी विल गो ऑन स्ट्राइक बिकॉज यू अज्यूम समबडी इज गिल्टी, वी शुड नॉट डू दैट। तो वो तो खुद ही अपने प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि वी हैव टू सेट द हाई मॉरल ग्राउंड फॉर अस टू be with judiciary and take a recourse or maybe find a solution to the problem, that case after case after case, every case is registered, then commission of inquiry is set, then judicial process is governed। and आपने खुद ही कहा कि judicial process में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उसको डिले किया जाता है, डिले करके प्रोसिक्यूशन को कमजोर किया जाता है, और कमजोर करने के बाद जज के पास कुछ रहता ही नहीं है, तो फैसला वो क्या सुनाएगा। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। So, is it true for the cases against judges that justice delayed is justice denied, and there should be some kind of recourse to this mechanism? नहीं, अभी आपने कपिल सिब्बल साहब का जो बात किया उसको मैं पूरा करता हूँ कि अगर वकीलों को लगता है कि इस किस्म के सुधार होने चाहिए, तो कम से कम जो उनका सुझाव है वो गवर्नमेंट हासिल कर ले, मतलब जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट जो हासिल कर ले, मतलब लेट देयर बी डिस्कशन। बट जो इंक्वायरी जो है, जो जांच करने वाली जो समिति है, उसमें अगर वकीलों का आप गठन करोगे तो वो अलग किस्म का कोर्स ले जाएगा और उसमें और डिले हो जाएगा, बहुत लॉबिंग हो जाएगी, उसका पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा, तो वो धोखा लेना उचित नहीं होगा। और जो आपने डिले की बात की, मतलब जस्टिस निर्मल यादव के बारे में, उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन था वो चैलेंज किया था, उसमें काफी समय जा चुका। उसके पश्चात उन्होंने क्वेश्चन पिटिशन डाले हुए थे, जिसकी वजह से 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांटा था कि इट इज यू हु आर डिलेइंग द ट्रायल बाय फाइलिंग वन पिटिशन आफ्टर अनदर। तो इसलिए उसके बाद वो मैटर चली और 8 साल के बाद अभी 25 में अभी अपना निर्णय आ चुका है, उनको बरी कर दिया है। सवाल यह है कि जिस मटेरियल, जो एविडेंस, जो सबूत है, जिसके आधार पे सीजेआई ने उनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की अनुमति दी थी, उसमें ऐसी कौन सी कमी आ गई कि जिसकी वजह से ये जो है उनका एक्विटल हो चुका है। तो सैंक्शन देना उचित गैर था, या अभी जो जिस किस्म से वो ट्रायल हो चुकी है उसमें कुछ प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई कमी आ गई, इसकी वजह से उनका एक्विटल हो गया। इसके ऊपर संशोधन करना उचित रहेगा। हालांकि पूरा जजमेंट अभी तक किसी को भी प्राप्त नहीं हो गया है, जब जजमेंट आ जाएगा तो उसका अध्ययन करने के बाद ही उसके ऊपर डिटेल हम कमेंट कर सकेंगे। देखिए, जो रियल प्रॉब्लम है वो तो ये है, हम लोग उस पर डिबेट कर सकते हैं, हम उस पर चिंता व्यक्त कर सकते हैं, काम तो न्यायालय को ही करना है। कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी इनके केस में बैठेगी, इतना सारा कैश उनके घर पे कैसे पहुंचा, कौन लेके आया, क्यों लेके आया, और किसका पैसा वहां पे पड़ा था, क्या वो पैसा जस्टिस वर्मा की सहमति से आया या उनकी नॉलेज में था, और अगर उनकी नॉलेज में नहीं था तो एक सिक्योरिटी ब्रीच है। और ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई कैसे, इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्या करती है, दिल्ली पुलिस उसमें क्या रिपोर्ट देती है जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी उनसे मांगती है। जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं इसके बारे में सहमत हूँ आपसे कि उनका जो आउट हाउस है वो डेफिनेटली उनके पूरे जो 4 दीवार है उसके अंदर है, तो इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो वहाँ की सिक्योरिटी के ऊपर था। इसके बावजूद भी अगर ये आउट हाउस में कोई मतलब रकम जाती है तो किसके सम्मति से वो जाती है, अगर जाती होगी तो बाहर भी निकलती होगी। और ये सारे मामले में कोई एक लेडी का रोल आ रहा है कि जिनकी अभी पहचान नहीं आ चुकी है। और बात यह है कि जब ये नोट जले और फायर ब्रिगेड के लोग आ गए तो कुछ नोट जल भी रहे थे उस समय। तो ये सारा जो नोटों का जो मामला है ना, उसका पंचनामा हो चुका है, और वजह यह है कि जब तक एफआईआर नहीं बनती तब तक पंचनामा नहीं बन सकता। और तीसरी बात है, उनकी नोटों की गिनती भी नहीं है, वो कितना धनराशि था जला हुआ था और बिगड़ बिन जला हुआ था। और तीसरी बात यह है कि इसका उत्तरदायित्व किसके पास है, मतलब हु इज द ओनर अल्टीमेटली ऑफ दैट, वो जो करेंसी नोट जो है, वेट्स ऑफ नोट्स। और बात यह है कि उस समय वर्मा साहब दिल्ली में उपस्थित नहीं थे, वो मेरे हिसाब से इलाहाबाद गए हुए थे। इनके एब्सेंस में सारी बातें हो गई है, तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के ऊपर ये भी मतलब जिम्मेवारी होगी कि हाउ कम दिस नोट्स एंटर्ड इनटू दैट Bangalore, if at all they were entering, that what frequency they were entering, or how many duration of time these notes were being transported
and kept over there. ये सारी चीजों के ऊपर जब मतलब संशोधन नहीं होता, जब तक जांच नहीं होती, तब तक कोई मामला ज्यादा बाहर आएगा ऐसा मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसमें एक और बात भी लास्ट में मैं बोलूंगा कि वी शुड बी हैविंग डिबेट्स ऑन व्हाई द इंस्टीट्यूशंस आर नॉट रिस्पॉन्डिंग to its own failing in dealing with such big issues. It reduces the credibility of the institution amongst the public, यानी कि जो credibility institutions की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो, लोगों में credibility बनाना, लोगों का भरोसा बनाना, ये पहला दायित्व हमारी किसी भी इंस्टीट्यूशन का है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो या वो एग्जीक्यूटिव हो। अगर लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो फिर उनके काम काज पर सवाल तो उठेंगे ही। गणेश सोवनी जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू।